जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, लाइफ प्रोसेसेस मतलब जीवन प्रक्रियाएं क्या होती हैं। लाइफ प्रोसेसेस मतलब जीवन प्रक्रियाएं। लाइफ प्रोसेसेस मतलब जीवन प्रक्रियाएं क्या होती हैं। अब हमने जाना कि लाइफ प्रोसेसेस जीवन प्रक्रियाएं कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने जाना कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने में, लाइफ को सर्वाइव करने में, लाइफ को सस्टेन करने में जो बहुत नेसेसरी, बहुत आवश्यक होती हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फिर हमने उसके बाद जाना कि हमारी मेनली 4 लाइफ प्रोसेसेस थी। कौन सी थी? 4 लाइफ प्रोसेसेस थी, जिनमें हमारी पहली थी न्यूट्रिशन। पहली थी हमारी न्यूट्रिशन। दूसरी थी हमारी रेस्पिरेशन। तीसरी थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन। और चौथी थी हमारी एक्सक्रीशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं एक लाइफ प्रोसेस जिसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस न्यूट्रिशन को आज हम पूरी वीडियो में डिटेल में ख़त्म करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हमारे प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखो, चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम कौन सी लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन। अब देखो, जैसे ही आप सुबह उठते हो, आप देखते हो बहुत सारे जानवरों को चरते हुए देखते हो। आप स्कूल जाते हो तब आप देखते हो कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही होती हैं, और ये भी नहीं देखते हो तो आप जब स्कूल जाते हो तो बहुत सारे बच्चे लंच में खाना खा रहे होते हैं। अब एक बात बताओ कि ये सब लोग कहीं ना कहीं क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। अब ऐसा खाना में क्या होता है जो सब लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं खाना को कि भैया खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। चाहे कितना भी पागल व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो सब कुछ भूल जाएगा लेकिन खाना नहीं भूलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा खाना में क्या होता है कि वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, हम पिछली क्लासेस में या छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। जो फूड होता है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे फूड में ऐसा क्या होता है जो हमें एनर्जी देता है। तो हमारे फूड में होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोले तो पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं? देखो, इसमें पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है हमारा फैट। तीसरा होता है हमारा प्रोटीन। चौथा होता है हमारा विटामिन्स। और पांचवा होता है हमारा मिनरल। अब देखो, इन न्यूट्रिशन का जैसा हमारी बॉडी में काम होता है उसी के बेस पे हम इनको छोटी क्लासेस में एक स्पेशल नेम देते थे, ठीक है। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? एनर्जी गिविंग फूड। अब इसका नाम हमने एनर्जी गिविंग फूड क्यों रखा? अब देखो, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो मेनली हमें मिलती है ग्रेन्स में, जो हम रोटी खाते हैं उसमें, और बनाना में मिल जाती है हमें। साथ ही साथ जो फैट होता है, फैट क्या हमें मिलता है? किस में मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो हमें मिल्क में, घी में, और जैसे कि ऑयल हो गया, जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें। अब हम तीसरे न्यूट्रिएंट की बात करें
तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते थे। किसके? बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से। अब इसको बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोलते थे? क्या ये हमारी बॉडी बनाता था? जी बिल्कुल। ये क्या करता था? जो हमारे सेल्स डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करता था, उसमें हेल्प करता था। उसके बाद जो प्रोटीन होती है उसका मेनली बहुत हेल्पफुल होती है हमारे ग्रोथ में। किसमें? ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होती है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स होता है प्रोटीन। और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हमारे एंजाइम्स और हार्मोन, वो ज़्यादातर 99% किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चौथी बात करें हम वाइटामिन हमारी प्रोटेक्टिव फूड आते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड से मतलब ये नहीं है कि हमें कोई घूंसा मारेगा उससे बचा लेंगी, ये बचाएंगे हमको डिसीज़ से। किससे? डिसीज़ से। अब हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं हमारी वाइटामिन्स। ठीक है, ये हमको ज़्यादातर मिलती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में। किसमें? ग्रीन वेजिटेबल्स में। अब देखो, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर हमारे विटामिन्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी में क्या आती हैं? डिसीजेज आती हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस होती थी, विटामिन बी की कमी से हमको वेरी होती थी, एंड विटामिन सी की कमी से हमको क्या होती थी? स्कर्वी। अब आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि इनकी कमी से क्या हो रही है? हमारी बॉडी में डिसीजेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये कितनी हमारी डिसीजेस से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या फालतू हैं? इनकी कमी से हमारी बॉडी में क्या होगा? इनकी कमी से भी हमारी बॉडी में क्या होंगी? बीमारियां होंगी। लेकिन जो वाइटामिन्स होती हैं वो स्पेशली लड़ने के लिए होती हैं बीमारियों के। अब देखो, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ये मेनली हमको मिल जाते हैं ज़्यादातर वाटर में और डाइटरी फाइबर्स में। अब देखते हैं, जो फूड होता है हम खाते हैं उनमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हमको। इस वजह से जो फूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे फूड में ये सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। मतलब जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी मात्रा में ये सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अब देखो, हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स ये प्रॉपर मात्रा में होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। मतलब हमारे फूड में ये कैसे होते हैं? एक प्रॉपर मात्रा में होते हैं जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। क्या न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड लेते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, मतलब उपयोग में लाते हैं। उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। जो हम ये फूड की बात कर रहे हैं पिछले कुछ देर पहले, इस फूड को हम लेते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब चलो, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन समझ लिया हमने। अब एक बात बताओ, हम खाना कहीं ना कहीं से ले लेते हैं, मतलब प्लांट से चाहे एनिमल से। अब एक बात बताओ, क्या आपने ये सोचा है कि प्लांट्स अपना खाना कहाँ से लाते हैं? अब हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एक बात आप नोटिस कर रहे हो, हम खाना अपना कहीं से लेके आ रहे हैं और जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन लेने का तरीका और प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेने का तरीका कहीं ना कहीं अलग है। तो न्यूट्रिशन लेने के तरीके के बेस पर हम न्यूट्रिशन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर हम न्यूट्रिशन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। जिसमें पहला होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, अब हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
और जो ऑर्गेनिज्म इस मोड को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता चलता है प्लांट्स, और कुछ होते हैं हमारे बैक्टीरिया, जैसे आयरन बैक्टीरिया, एंड सल्फर बैक्टीरिया, अब देखो इसके बाद हम ऑटोट्रॉफिक मोड को आगे दो और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मतलब इसकी आगे दो कैटेगरी और देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली होती है हमारी फोटोसिंथेटिक, और दूसरा होता है हमारा कीमोसिंथेटिक। अब देखो यहाँ पे फोटो का मतलब है लाइट। क्या है? लाइट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद तो बनाते हैं लेकिन लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, उन्हें हम फोटोसिंथेटिक, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इस मोड को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं हम फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स। अब दूसरी बात करें हमें कीमोसिंथेटिक। इस कीमो का मतलब होता है केमिकल। अब देखो जो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद तो बनाते हैं लेकिन केमिकल की हेल्प से बनाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? केमिकल चेंज करते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल की बात करें तो आ जाते हैं हमारे आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया क्या करता है कि आयरन को अपना फूड बनाता है। क्या करता है? आयरन को अपना फूड बनाता है। रस्ट को अपना फूड बनाता है कौन? आयरन बैक्टीरिया। ठीक है। दूसरा होता है हमारा सल्फर बैक्टीरिया। ये अपना फूड लेता है सल्फर से, जो कि एक नॉन मैटर होता है। ठीक है। अब चलो आगे बात बढ़ाते हैं। अब हम आगे डिटेल बात करने वाले हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में कैसे होता है। किसमें? प्लांट्स में। और हमारे प्लांट्स क्या थे? ऑटोट्रॉप्स थे। क्या थे? ऑटोट्रॉप्स। वो भी कौन से वाले? फोटो ऑटोट्रॉप्स। कौन से? फोटो ऑटोट्रॉप्स। मतलब वो अपना खाना किससे बनाते थे? लाइट की प्रेजेंस में बनाते थे। इस वजह से उन्हें क्या बोलते थे? फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस वजह से इनका जो खाना लेने का तरीका क्या था? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ये न्यूट्रिशन। और दूसरा इन्हें हम बोलते क्या थे? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब देखो हम एक बात जान चुके हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ऐसा इनमें क्या होता है जिससे ये अपना खाना खुद बनाते हैं? क्या इनमें शक्ति होती है या इनमें जादू होता है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं? जी नहीं। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब देखो जब आप छोटी क्लासेस में इस प्रोसेस को पढ़ते थे तो आपके बुक में एक डायग्राम छपके आता था, एक ट्री का। किसका? ट्री का। अब उस डायग्राम को याद करें तो वो कुछ ऐसा दिखता था, जैसे ये है। ठीक है, ये रूट्स हैं और ये हमारा ट्री। ठीक है। अब इसके हमको
पार्ट्स हाईलाइट करके दिखाए जाते थे। जैसे हमारे ये हैं रूट्स, ये हमारी स्टेम। अब इसमें हमें एक लीफ को हाईलाइट कर देते हैं, वैसे लीफ होती तो बहुत सारी हैं, एक लीफ को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी लीफ, और ऐसी बहुत सारी लीफ होती हैं, इससे क्या बोलते हैं हम, लीव्स। अब चलो एक फ्लावर बना देते हैं स्मार्ट सा। ये हो गया फ्लावर, और ये आम का सीजन है तो आम बना लो। ये हो गई हमारी फ्रूट। अब देखो, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, हमारे प्लांट्स में। कहाँ होती है, प्लांट्स में, क्योंकि ये प्रोसेस हमारी प्लांट्स में होती है। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इस प्रोसेस से, तो ये प्रोसेस कहाँ होगी, हमारे प्लांट्स में ही तो होगी, हम में थोड़ी ना होगी। अब देखो ये प्रोसेस होती कैसे है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। अब इसको प्रोसेस को होने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। किसकी, रॉ मटेरियल्स की। अब रॉ मटेरियल्स की बात करें तो जैसे हम चावल पकाते हैं, तो हमको चावल पकाने के लिए हमें चावल की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है। हम नीचे से आग देते हैं, चावल हमारे पक जाते हैं। तो इसमें चावल और पानी क्या हो गए, हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए। अब आप बात करोगे कि हमारे फोटोसिंथेसिस में कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो हमारे फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारी CO2, और क्या होती है हमारी H2O बोले तो वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये हमारे प्लांट्स में आते कहाँ से हैं, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, जो हमारी रूट होती हैं, रूट हम उस पार्ट को बोलते हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे दबा होता है, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। जो रूट्स होती हैं वो हमारी ज़मीन में, मतलब मिट्टी में बहुत फैली होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारी वाटर को एब्जॉर्व करती हैं। क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्व, और वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्व करती हैं। रूट ने एब्जॉर्व किया वाटर, अब ये वाटर जाता है हमारी लीव्स में। कहाँ जाता है, लीव्स में। अब तुम कहो कैसी बात कर रहे हो, हमारी रूट ने क्या किया, वाटर एब्जॉर्व। अब ये लीव्स में क्या अपने आप पहुँच जाएगा। इनको, इस वाटर को रूट से लीव तक पहुँचाने के लिए एक पाइप होता है। क्या होता है, पाइप। जैसे हम समर में लगाते हैं पाइप, नीचे से समर चलाते हैं और ऊपर टंकी भर जाती है, तो पानी किसकी हेल्प से जाता है, मतलब पाइप के थ्रू। जो कहाँ जाता है, हमारी टंकी में। वैसे ही हमारी प्लांट्स में जो हैं वो बहुत पतले पतले पाइप्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि हमको ये दिखते क्यों नहीं हैं, ये इतने पतले होते हैं जो इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि अगर ये मोटे मोटे होते तो हम पेड़ काटते तो ये दिखते हमको, ठीक है। तो ये इतने पतले होते हैं जो हम इन्हें अपनी आँखों से नहीं देख पाते। इन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल्स। अब देखो जाइलम वेसल्स, जाइलम कुछ वर्ड समझ में आता है, जल मतलब पानी। तो हमारी जाइलम वेसल्स होती हैं वो क्या ले जाती हैं, पानी। अब हमारी रूट से पानी कहाँ पहुँच गया, हमारी पत्तियों में। अब हमारी देखो पानी का तो काम खत्म, पानी तो पहुँच गया रॉ मटेरियल में। अब क्या रह गया हमारा CO2। अब देखो इस पत्ती को यहाँ पे जूम करके देखते हैं, ये लो पत्ती, देखो ये मान लो हमारी पत्ती है, ठीक है। ये हमारी पत्ती, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। हमारे नीचे वाले पार्ट में, ज़्यादातर नीचे वाले पार्ट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स की बात करें तो क्या, छोटे छोटे छेद। देखो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद। अब देखो इस पोर को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये ऐसा, राजमा देखा है, राजमा की शेप के होते हैं, ये किडनी की शेप के मान लो, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम गार्ड सेल। इसके बीच में होता है एक पोर, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का काम क्या होता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, किसकी हेल्प से लेते हैं, नाक से लेते हैं। जैसे हमारी नाक होती है बिल्कुल वैसे ही इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे हम नाक से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ये इन छोटे छोटे छेदों से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। अब देखो ये छोटे छोटे छेद हैं, इनसे क्या ली इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड भी काम खत्म, ठीक है। अब इन दोनों का आगे क्या होता है वो देखो,
ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं, आगे देखते हैं अभी। 1 मिनट थोड़ा इरेज कर लें। देखो H2, देखो जो हमारी पत्ती होती है इसमें होती है, इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब आप बोलोगे ये क्लोरोफिल क्या होती है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो क्या करता है, ग्रीन कलर देता है पत्तियों में, और इसका काम क्या होता है, हमारी लाइट एनर्जी को ये चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी में। अभी आप इतना ही पढ़ो, आगे हम डिटेल बात करेंगे इसके बारे में। देखो हम अभी पढ़ चुके हैं कि जो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। जो प्लांट्स थे वो अपना खाना बनाते थे, खुद खाना बनाते थे, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। इसी वजह से इनको क्या बोला था हमने? फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब जब देखो यहाँ पे है हमारी क्लोरोफिल। अब देखो ये हमारा सन, ठीक है, इससे जब लाइट पड़ी इस पे, सनलाइट, तो जब CO2 और H2O मिलते हैं और क्लोरोफिल पे जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप कर लेती है। क्या करती है? ट्रैप, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज, और साथ ही साथ बनता है हमारा वाटर, और क्या बनता है हमारा? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं, जो हम लेते हैं सांस, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन। और जो वाटर होता है वो क्या होता है? स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। और जो ग्लूकोज होता है वो हम फूड के रूप में लेते हैं ऐसे, ठीक है, प्लांट्स लेते हैं। और साथ ही साथ हम जो प्लांट से खाना लेके आते हैं, जैसे गेहूँ हो गए, गेहूँ हम लेके आए, फ्रूट्स हो गए, उनमें क्या होता है? पूरा का पूरा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। अब देखो, अब आप बोलोगे कि CO2 और H2O ये सब आपने मिला के बता दिया। अब हम तो आ गए 10th क्लास में, ठीक है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? क्लास 10th में। अब वो आप बोलोगे कि ये तो हमारी हो गई बच्चों वाली बात, हमारी 10th में तो ये कुछ पूछा ही नहीं जा रहा ये हमारी 10th में पूछा जा रहा है हाई लेवल का, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी फोटोसिंथेसिस होती है तो कैसे होती है, हमारे ये ग्लूकोज इससे मिलकर बना है तो कैसे बना है, ठीक है। अब इस फोटोसिंथेसिस को हम आगे डिटेल में मतलब जूम करके देखेंगे कि क्या होता है इसमें, एक्चुअल में ये प्रोसेस होती कैसे है और कहाँ होती है, और इसमें मतलब ग्लूकोज बनता है, फिर वो उसका काम क्या होता है, स्टोर कहाँ होता है, प्लांट्स इसका करते क्या हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। अब देखो, हमने वीडियो की शुरुआत में एक बात बताई थी कि ये लाइफ प्रोसेस किस में होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब एक बात आप जानते हो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से। किससे बने होते हैं? सेल से। अब आपने इस सेल को 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा था। आपने इस सेल में जाने थे कि कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स की बात करें तो न्यूक्लियस था हमारा, और साइटोप्लाज्म था, और गोल्गी एपैरेटस था, माइटोकॉन्ड्रिया था। वैसे ही प्लांट सेल में, किसमें? हमारे प्लांट सेल में हमारा एक ऑर्गेनल था प्लास्टिड। क्या था? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड ऑर्गेनल क्या था? इसकी जब हम फंक्शंस पढ़े थे, हमने इसके कैरेक्टर पढ़े थे, तो क्या हमको समझ में आया था कि ये हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल था। इसकी कितनी? डबल मेम्ब्रेन थी, डबल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ इसके खुद के DNA और RNA थे। ये खुद की प्रोटीन को सिंथेसाइज करता था। और जो फोटोसिंथेसिस होती है हमारे प्लांट्स में, वो कहाँ होती है? किस में होती है? प्लास्टिड में। किस में होती है? प्लास्टिड में। और ये प्लास्टिड होता कहाँ है? हमारी
प्लांट की हर एक सेल में। किस में होती है? हमारी प्लांट की हर एक सेल में। अब जब इस प्लास्टिड को देखें, हमारे प्लास्टिड में हमको 3 पार्ट देखने को मिले थे। पहला था हमारा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा था हमारा ल्यूकोप्लास्ट, इसमें देखो जो क्रोमो है, इस क्रोमो का मतलब है कलर। क्या है? कलर। अब कलर की बात करें तो हमारे प्लांट्स में कौन कौन से कलर होते हैं? ग्रीन और येलो ऑरेंज, और कुछ कुछ प्लांट्स में दिख जाता है हमको रेड। हमारे प्लांट्स में ज़्यादातर जो कलर होता है वो कौन सा होता है? हमारा ग्रीन। तो इसमें इसको एक प्लास्टिड का एक अलग पार्ट बना दिया, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो ग्रीन कलर होता है हमारा किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। मतलब ये ग्रीन कलर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से इस कलर को क्या क्लोरोप्लास्ट के नाम से एक अलग प्लास्टिड का पार्ट दे दिया है। अब इस क्लोरोप्लास्ट को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस ल्यूको का मतलब होता है हमारा कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड। ये कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसका काम होता है हमारा फूड स्टोरेज का। किसका? फूड स्टोरेज का। जितना भी हमारा फूड स्टोर होता है, फूड मतलब ग्लूकोज स्टोर होता है, वो किस में होता है? ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है। फिर चाहे हमारे ऑयल हों, ठीक है, और जैसे ग्रेन्स हैं और ये जो फूड वगैरह हैं वो किस में स्टोर होते हैं? हमारे ल्यूकोप्लास्ट में। प्लास्टिड के किस पार्ट में? ल्यूकोप्लास्ट में। अब देखो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारी क्लोरोप्लास्ट में होती है। किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या है? कलर्ड पार्ट वाला है, कलर्ड प्लास्टिड है, जिसमें ये कलर पाए जाते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारी ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होती है। किस में होती है? ग्रीन पार्ट्स में। और इस ग्रीन पार्ट्स को हमने एक अलग नाम दिया था, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब हम आगे इस क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो एक चीज़ समझ लो, जो क्रोमोप्लास्ट था उसके अंदर जो कलर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं एक पिगमेंट की वजह से आ रहे थे। किसकी वजह से? पिगमेंट की वजह से। जो हमारे और प्लांट्स में जो अलग अलग कलर होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक पिगमेंट छिपा होता है। तो जैसे हमारा जो ग्रीन कलर होता है उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर होता है उसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। जो कि एक मेन, इसे हम क्या बोलते हैं? मेन क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन क्लोरोफिल। ये क्या होती है? मोस्टली ये क्लोरोफिल पाई जाती है। और दूसरी ऐसी ही हमें दूसरी और क्लोरोफिल देखने को मिलती हैं। जैसे हमारी दूसरी होती है क्लोरोफिल बी। तीसरी क्लोरोफिल बी। तीसरी होती है हमारी ज़ैंथोफिल। और चौथी होती है हमारी कैरोटीन। अब जो ज़ैंथोफिल होती है वो कलर देती है हमारी येलो ऑरेंज। और जो कैरोटीन होती है वो कलर देती है हमारी येलो। अब देखो हमने देखी क्लोरोफिल ए जो होती है, क्लोरोफिल ए से बोलते हैं। ये क्या करती है? ग्रीन कलर देती है हमारे प्लांट्स में, और इसे क्या बोलते हैं? हम मेन क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी टाइप की दूसरी क्लोरोफिल्स होती हैं जो क्या करती हैं? हमारे प्लांट में कलर देती हैं। इसमें हमारी दूसरी होती है क्लोरोफिल बी, तीसरी होती है हमारी ज़ैंथोफिल, चौथी होती है हमारी कैरोटीन। इन क्लोरोफिल का आगे बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से इनको ध्यान रखना। ठीक है। अब हम जरा क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखते हैं।
क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखते हैं, जो हमारा एक प्लास्टिड का पार्ट था, प्लास्टिड का पार्ट था। देखो अब क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखते हैं। देखो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। देखो अब क्लोरोप्लास्ट की हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन। इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि बाहर है तो इसे क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर वाली है इसे क्या बोलेंगे हम? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। और ये है क्या? पूरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे सेल में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और वैसे ही हमारे वॉक्यूल में एक फ्लूइड होता है जिसे हम सेल सैप बोलते थे। बिल्कुल वैसे ही हमारे क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। अब जब हम इस स्ट्रोमा के अंदर देखते हैं तो हमको कुछ पार्ट्स दिखते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के। अब पार्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ पार्ट ऐसे दिखने वाले हैं, जैसे आपने सिक्के देखे हैं, सिक्के पैसे, जिससे आप कुरकुरे लेने जाते हो, ठीक है, 5 रुपए का सिक्का आता है। अब सिक्के के ऊपर बहुत सारे सिक्के रखते चले जाओ, बिल्कुल वैसे ही कुछ पार्ट्स आपको दिखने वाले हैं। जैसे देखो, ये आपका एक सिक्का, ठीक है, इसके नीचे दूसरा सिक्का रखा है, इसके नीचे तीसरा सिक्का रखा है, इसके नीचे चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ही लगभग 50 से 60 सिक्के एक साथ रखे होते हैं, ठीक है। इसके एक सिक्के को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, 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 ठीक है। ऐसे ही इनका 50 से 60 थाइलाकॉइड का क्या एक ग्रुप होता है, बिल्कुल ऐसे ही इसके नीचे 50 से 60 सिक्के रखते चले जाओ, इन्हें क्या बोलेंगे हम? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। अब देखो, ये सिक्कों का एक ग्रुप है, तो इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम। अब हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ग्रेनम में 50 से 60 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या? थाइलाकॉइड। क्या हो सकते हैं? थाइलाकॉइड। मतलब एक ग्रेनम में 50 से 60 थाइलाकॉइड होते हैं। अब देखो, इस ग्रेनम को यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। ऐसा तो है नहीं कि हमारे क्लोरोप्लास्ट में एक ही ग्रेनम हो, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे ग्रेनम होते हैं। जैसे देखो, ये ग्रेनम बना दिया, सपोज कर लो, और ये ग्रेनम है। देखो, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम। अब ये ग्रेनम एक दूसरे से अटैच होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब इसके थाइलाकॉइड जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जिस चीज़ से ये जुड़े होते हैं उन्हें हम स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले। अब चलो एक चीज़ रिवाइज करते हैं। ये क्या है? हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की ये वाली हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर हमें कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि एक सिक्के की तरह होते हैं। सिक्के को एक ग्रुप होता है। एक सिक्के को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं और उस सिक्के के ग्रुप को हम ग्रेनम बोलते हैं। अब एक क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, जैसे कि 1 ग्रेनम, 2 ग्रेनम, 3 ग्रेनम, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम होते हैं। ये ग्रेनम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब एक ग्रेनम का थाइलाकॉइड दूसरे ग्रेनम के थाइलाकॉइड से जुड़ा होता है, और जिस चीज़ से जुड़ा होता है उसे हम स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। अब बात करो कि आपने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारी पहली बात तो लीव्स में होती थी। लीव्स के बाद कहाँ? हमारी लीव्स की सेल्स में होती थी। अब लीव्स की सेल्स में कहाँ होती थी? हमारे प्लास्टिड में। प्लास्टिड का पार्ट ही है एक क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में हमको इतने पार्ट दिख गए। अब इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? इसमें फोटोसिंथेसिस होती है हमारे थाइलाकॉइड में। कहाँ होती है? थाइलाकॉइड में, जो आपने सिक्का देखा था उसमें।
अब ऐसा थाइलाकॉइड में क्या होता है, जिसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। अब एक थाइलाकॉइड को हम जूम करके देखने वाले हैं, किसको, थाइलाकॉइड को। चलो देखो, थाइलाकॉइड को जूम करने वाले हैं। अब देखो, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर एक जेली फ्लूइड भरा है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा। ये हुई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या हुई हमारी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इतनी बात हम अभी जान चुके हैं। और हमने क्या बोला, थाइलाकॉइड को हम किसके जूम करके देखने वाले हैं। सपोज करो ये है थाइलाकॉइड, क्या है, थाइलाकॉइड, ये एक थाइलाकॉइड है। अब आप बोलोगे कि एक थाइलाकॉइड को जूम करके क्यों देखा हमने, क्योंकि अगर हम एक की कहानी समझ जाएंगे तो हमको पूरे जो थाइलाकॉइड होगी उसकी कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो एक के साथ होता है वही क्लोरोप्लास्ट में सभी के साथ होता है। तो हम एक थाइलाकॉइड की कहानी समझ ले रहे हैं, वैसा ही होता है हमारे हर एक थाइलाकॉइड में। अब देखो, जो क्लोरोफिल हमने अभी पहले बताई थी, जैसे हमारा CO2 था, CO2 और वाटर मिलता था, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब सनलाइट इस पे पड़ती थी तो क्या बनता था हमारा ग्लूकोज, और क्या बना था वाटर, ग्लूकोज वाटर, और क्या बना था हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये क्लोरोफिल हमने बताई थी, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। फिर हमने क्या पढ़ा, क्लोरोफिल की तरह कुछ और टाइप की क्लोरोफिल होती थी, जिसमें क्लोरोफिल बी था, जेंथोफिल था और कैरोटीन था। जिसमें हमारी क्लोरोफिल ए थी, जो क्या थी हमारी मेन क्लोरोफिल थी, जिसका कलर कैसा था, ग्रीन था। और उसके बाद हमने देखी थी जेंथोफिल का कलर कैसा था, येलो ऑरेंज था। और उसके बाद देखी थी हमने कैरोटीन का कलर हमारा कैसा था, येलो था। ठीक है, उन क्लोरोफिल का ही मेन वर्क होता है यहाँ पे। अब सपोज करो यहाँ पे एक इस थाइलाकॉइड में जो क्लोरोफिल होती हैं वो कहाँ होती हैं, थाइलाकॉइड में होती हैं। अब क्लोरोफिल बी का एक एटम है, मान लो, देखो ये है क्लोरोफिल बी का एक एटम, क्लोरोफिल बी का एक एटम है। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि ये तो बायोलॉजी है, इसमें एटम कहाँ से आ गया। ठीक है, अब एटम की बात करें तो आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि कोई भी चीज़ है जिसके पास मास है और ऑक्यूपाई स्पेस कर रही है तो वो क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। जिसमें हम भी मैटर थे, प्लांट्स भी मैटर थे, पंखा भी मैटर था, गाड़ी भी मैटर थी, और क्या, अरे यार अरे अच्छी खासी चल रही। अब देखो, क्लोरोफिल हमने देखी थी। अब सपोज करो यहाँ पे एक क्लोरोफिल बी का एटम है, कहाँ पे, हमारे थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल बी का एटम है। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे, ये तो बायोलॉजी है, इसमें एटम कहाँ से आ गया। आपने क्लास 9th में पढ़ा कि मैटर कोई भी चीज़ है जो ऑक्यूपाई स्पेस कर रही है, उसके पास मास है, उसे क्या बोलते थे हम, मैटर बोलते थे। जिसमें हम भी मैटर थे, प्लांट्स भी मैटर थे हमारे, और जो पंखा है वो भी मैटर था, हमारी विंडो थी वो भी मैटर थी, और जो कार है हमारी वो भी मैटर थी। तो एक बात बताओ, जब हमारे प्लांट्स मैटर हैं तो ये है तो एक प्लांट्स का पार्ट ही, तो ये भी क्या होगा, मैटर। अब एक बात आपने और पढ़ी थी क्लास 9th में, जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, एटम से। किससे बना होता है, एटम से। अब जब हम एटम को जूम करके देखते थे तो हमको कुछ दिख जाता था, ये न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर कुछ सेल्स दिख जाती थी। क्या थी, सेल्स दिख जाती थी। हमारे न्यूक्लियस का घर कौन था, कौन था, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर था हमारा न्यूक्लियस। मतलब जो एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ थे, हमारे न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के चारों ओर लगा रहे होते चक्कर इलेक्ट्रॉन। कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे होते हैं, जैसे हमारे सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर क्या, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं अपनी इतनी सेल्स में। अब एक चीज़ देखो, इस सेल का एनर्जी लेवल अलग है
एनर्जी लेवल अलग है। अब देखो जो हमने पढ़ा था, जो हमारी फर्स्ट सेल होती है वो कितनी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, दूसरी सेल है इसमें हम कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तीसरी सेल है इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी लेवल अलग अलग है या नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो बिल्कुल वैसे ही सपोज करो ये क्लोरोफिल बी का एक एटम है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस, इसके चारों ओर ये है हमारा क्लोरोफिल बी का एटम, ठीक है। इस पे सपोज करो इसमें हमारे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसको हाईलाइट कर दिया है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सपोज करो कि ये हमारा सन, अब सन क्यों बनाया, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस करवाओगे, फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होगी, लाइट की हेल्प से। तो इस पे सन की लाइट पड़ी इस क्लोरोफिल बी के एटम पे, किस पे, क्लोरोफिल बी के एटम पे। अब देखो एक बात हम पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है, क्या होती है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। जब ये लाइट एनर्जी इस क्लोरोफिल बी के एटम पे पड़ी तो इस एनर्जी से जो इसका इलेक्ट्रॉन है, क्लोरोफिल बी के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो गया, क्या हो गया, उत्सुक हो गया। अब उत्सुक हो गया, जब इसको एनर्जी मिल गई तो ये ज़्यादा एनर्जी वाला हो गया, तो ये क्या अपने लोअर एनर्जी वाले सेल को छोड़कर कहाँ पहुँच गया, हायर एनर्जी वाले सेल पर। कहाँ पहुँच गया, हायर एनर्जी वाले सेल पर। अब ये कुछ समय तो उस सेल पर रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो एनर्जी लूज करके कहाँ आया, अपने लोअर एनर्जी वाली सेल पे। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाली सेल से जब लोअर एनर्जी वाली सेल पे आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट होती है इससे। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी वाली सेल से जब लोअर एनर्जी वाली सेल पे आता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी छोड़ता है। अब देखो ये एनर्जी इसने छोड़ी, तो सपोज करो जो इसने एनर्जी छोड़ी, अब यहाँ पे है दूसरा एक क्लोरोफिल बी का ये एटम, ठीक है। इसकी एनर्जी जब इस एटम पे पड़ी तो इस एनर्जी से इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, हायर एनर्जी वाली सेल पे। बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ हुआ, जब ये वापस लौट के आया अपनी लोअर एनर्जी वाली सेल पे तो इसने भी एनर्जी को रेडिएट किया, ठीक है। ये एनर्जी गई हमारी तीसरे एटम में इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने इस्तेमाल किया और गया हायर एनर्जी वाली सेल पे और फिर लौट कर आया। तो ये प्रोसेस चलती है, मतलब इसने और आगे एटम को ट्रांसफ़र किया, उसने और आगे एटम को ट्रांसफ़र किया, तो ये क्या है, एनर्जी जो है आगे आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऐसा केवल क्लोरोफिल बी पिगमेंट के साथ नहीं होता, ये ऐसा होता है हमारी ज़ैंथोफिल के साथ भी और कैरोटीन के साथ भी। अब देखो कैरोटीन के साथ भी, अब जब ज़ैंथोफिल के एटम की एनर्जी और कैरोटीन के एटम की एनर्जी और क्लोरोफिल बी के एटम की एनर्जी जब एक साथ इकट्ठी होकर, इनकी सबकी एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, क्या होती हैं। अब देखो मतलब हमारे क्लोरोफिल बी के एटम की और ज़ैंथोफिल के एटम्स की और कैरोटीन के एटम की, इन सब के एटम की एनर्जी इकट्ठी होकर किस पे पड़ती है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट के एटम पर। क्लोरोफिल ए पिगमेंट के एटम पर। अब देखो ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट को हम किस नाम से जानते थे, मेन क्लोरोफिल। किसके, मेन क्लोरोफिल, जो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। किसकी, ग्रीन कलर की। अब क्लोरोफिल बी के एटम और ज़ैंथोफिल के एटम और कैरोटीन के एटम, जब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इकट्ठी होकर इस क्लोरोफिल ए के एटम के ऊपर पड़ती है, तो सपोज करो ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट का एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, जब इन सब की एनर्जी इकट्ठी होकर जब इस इलेक्ट्रॉन में पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी सेल छोड़कर भाग जाता है। अब जैसे देखो आपको पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर मारने आए हैं तो आपका क्या होगा, आपका तो राम नाम सत्य है
ठीक है, आप तो जाओगे ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इसके साथ। जब क्लोरोफिल बी पिगमेंट के एटम की और ज़ैंथोफिल की और कैरोटीन की एनर्जी इकट्ठी होकर जब इस क्लोरोफिल ए के एटम के ऊपर पड़ी तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी सेल को छोड़कर ही भाग गया, मतलब एटम को छोड़कर ही भाग गया। ये इलेक्ट्रॉन है, ये छोड़कर भाग गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? हमारे क्लोरोप्लास्ट में एक मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है? मॉलिक्यूल, जिसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अभी जगह नहीं है, इनको इरेज कर दे दो। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखो, अगर इसको हम शॉर्ट में बोलें तो क्या बोलेंगे? पीई है। अब क्लोरोफिल बी के पिगमेंट के एटम की और ज़ैंथोफिल के कैरोटीन की एनर्जी इकट्ठी होकर जब इस क्लोरोफिल ए पिगमेंट के एटम पर पड़ी तो इसका इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर चला गया। अब वो कहाँ जाएगा? इस मॉलिक्यूल के पास, इसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर कहाँ गया? इस पीईए के पास, मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये इस इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर करता है, क्योंकि इसका एक तो मॉलिक्यूल होगा नहीं, ठीक है, इसके होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल। वो क्या करते हैं? एक से दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एक बात बताओ, जब इससे एटम से इलेक्ट्रॉन लगातार निकल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी तो कहीं ना कहीं ये एटम ख़त्म होगा, ठीक है। अब इस एटम को ख़त्म भी नहीं होने देना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? तो जो हमारी प्लांट की रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया था, वो वाटर हमारा कहाँ गया था? हमारी लीव्स में। और लीव्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। लीव्स में पानी पहुंचने के बाद कहाँ जाता है? हमारे क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में किस पार्ट में जाता है? हमारे थाइलाकॉइड में। किस में जाता है? थाइलाकॉइड में। सपोज करो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये आ गए हमारे थाइलाकॉइड में। कहाँ आएंगे? थाइलाकॉइड में। अब जब इन वाटर के मॉलिक्यूल्स पे जब लाइट एनर्जी पड़ती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स पर जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये आयंस में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं? आयंस में। जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये 4 हाइड्रोजन के एटम बनाते हैं, और साथ ही साथ 2 ऑक्सीजन के एटम बनाते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। मतलब फोटोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि थाइलाकॉइड में वाटर को क्या करती है? सनलाइट की एनर्जी से उसको आयंस में तोड़ देती है, जिसमें क्या बनते हैं? हमारे 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ये। अब देखो, अब आते हैं हम उसी कहानी पर। ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए हमारा क्या होता है? फोटोलाइसिस, मतलब पानी का ब्रेकडाउन होता है। इन इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वाटर के एटम से, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल से, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे क्लोरोफिल ए पिगमेंट के एटम के पास। इसके इलेक्ट्रॉन लगातार जा रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आ रहे हैं? इस क्लोरोफिल ए पिगमेंट के एटम के पास। तो इससे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, मतलब कमी नहीं होगी। अब आप हो गए कंफ्यूज। अब इसको चलो दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो, जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट का एटम था वो लगातार एनर्जी को क्या कर रहा था? मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था? लूज कर रहा था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लगातार लूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही होगी। अब जो हमारे प्लांट्स की रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया था वो हमारी वाटर कहाँ गया था? लीव्स में। और लीव्स में कहाँ जाएगा? हमारे प्लास्टिड में। और प्लास्टिड का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ जाएगा? हमारा थाइलाकॉइड में।
जब थाइलाकॉइड में वाटर का मॉलिक्यूल पहुंचा तो इस पे पड़ती है लाइट मतलब लाइट, सनलाइट या कोई भी लाइट इस पे पड़ती है, तो इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन। ये आयंस में टूटता है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये बनाता है 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ये बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे इस क्लोरोफिल ए पिगमेंट के एटम के पास। इस वजह से जाते हैं क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं आए, डिफिशियंसी ना हो। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स लगातार इसके पास जाते हैं तो इसको भी कोई परेशानी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते रहेंगे। ये प्रोसेस एक बार थोड़ी ना होती है, जब तक लाइट रहती है तब तक ये प्रोसेस होती है। 1-2 मिनट तक तो होती नहीं है, क्योंकि प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं लाइट्स की प्रेजेंस में, और ये प्रोसेस बहुत टाइम तक होती है। अब देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स का तो काम हो गया। अब रहे बच्चे ये 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हमने पढ़े थे स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे थे। तो ये ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू कहाँ चली जाएगी, बाहर। स्टोमेटा के थ्रू कहाँ चली जाएगी, बाहर। अब रही बची हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन का क्या होगा, तो इस जो पार्ट है इसको, एक्स्ट्रा पार्ट को ये इरेज कर देता हूँ। देखो हाइड्रोजन का क्या होगा वो बता रहा हूँ अभी। देखो, जो हमारा स्ट्रोमा होता है, जो जेली फ्लूइड होता है, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट में होता है, स्ट्रोमा मतलब जेली फ्लूइड होता है। उसमें 2 एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल। पहला होता है NADP, दूसरा होता है हमारा ADP। अब देखो, ये भैया बैंक तो हैं लेकिन इसमें पैसे नहीं हैं, ठीक है। अब इसमें पैसे भरने पड़ेंगे। ये हमारी शॉप तो है लेकिन इसमें अभी सामान नहीं है। इसमें सामान हो जाए तो तुम्हारी दुकान धड़ाधड़ चलेगी, ठीक है। अब इसको बैंक के पास पैसे लाने हैं और दुकान में सामान लाना है, तो इसको भैया जब ये क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म में है। किसमें, इनएक्टिव। इसको बोल सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि अभी काम तो कर नहीं रहा है ये। अब इसको एक्टिव करने के लिए इसको कराना पड़ेगा रिड्यूस। क्या कराना पड़ेगा, रिड्यूस। अब एक बात हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम किसी एटम को, किसी मॉलिक्यूल्स को या किसी कंपाउंड को रिड्यूस कराना है तो या तो उससे ऑक्सीजन निकाल लो या उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो, या ऑक्सीजन को निकाल लो या हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब ये बताओ, इसमें आपको ऑक्सीजन कहाँ नज़र आ रही है, इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, तो इससे ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते। अब इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, हमारे NADP के पास। कहाँ जाएंगे, NADP के पास। अब एक बात देख लो, जो हमारा मतलब वाटर आया था वो हमारा कहाँ आया था, थाइलाकॉइड में। तो ये वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ हुआ था, थाइलाकॉइड में। अब थाइलाकॉइड क्या करता है, ये हाइड्रोजन एटम को कहाँ पहुँचा देता है, हमारे स्ट्रोमा में। कहाँ पहुँचा देता है, स्ट्रोमा में। ये वाटर का ब्रेकडाउन हुआ हमारे थाइलाकॉइड में और ये हाइड्रोजन एटम कहाँ पहुँचे, हमारे स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा जो कि एक फ्लूइड टाइप लिक्विड है, जो किसमें, हमारे क्लोरोप्लास्ट में। और स्ट्रोमा में ही हमारे होते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल, NADP और ADP, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन एटम हमारे स्ट्रोमा में आ गए तो ये हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएंगे, हमारे NADP के पास। कहाँ जाएंगे, NADP के पास। ये लो, ये हाइड्रोजन एटम पहुँच गए NADP के पास। हाइड्रोजन कुछ एटम किसमें, इसमें जुड़ जाते हैं, कुछ हाइड्रोजन एटम्स का आगे काम होने वाला है। देखो NADP है, इनएक्टिव फॉर्म का एनर्जी मॉलिक्यूल है और इसमें जुड़ा हाइड्रोजन, और इसको चाहिए होती है कुछ एनर्जी। क्या चाहिए होती है, एनर्जी, इस रिएक्शन को होने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा रहे थे, क्लोरोफिल ए पिगमेंट से इलेक्ट्रॉन लगातार लूज हो रहे थे और कहाँ जा रहे थे, हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ये क्या कर रहा था, अपनी तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आगे आगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे NADP के साथ। जब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको एनर्जी देने के लिए हैं। इस रिएक्शन को एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लग गई। अब ये फॉर्मेशन करते हैं हमारा NADPH का, NADPH। अब ये हो गया हमारा एक्टिव। इसमें दुकान है, इसमें सामान भी आ गया, और ये बैंक है, इसमें पैसे भी आ गए।
ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। क्या हो गया? फर्स्ट प्रोडक्ट। अब देखो दूसरा होता है हमारा एडीपी। क्या होता है? एडीपी। अब एडीपी, हाँ वही एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जब इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़े तब ये बनेगा एक्टिव फॉर्म में, मतलब तब ये एक्टिव होगा और तब क्या बनेगा हमारा? एटीपी। क्या बनेगा? एटीपी। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाएंगे कहाँ से? ये भगवान ने, नेचुरल ने पहले ही, नेचर ने किस में दिया है? इसके साथ ही, एडीपी के साथ ही दिया है हमारे स्ट्रोमा में। एडीपी भी होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। अब एक बात बताओ, अब आप बोलोगे कि ये तब से क्या इंतजार कर रहे थे, मतलब मिलना है मुझे जब क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस होगी तब, ये पहले से ही क्यों नहीं मिल गए? ठीक है, इनको मिलने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। इस वजह से ये क्या पहले से नहीं मिले। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से? ये एनर्जी आती है हमारे हाइड्रोजन एटम से। कहाँ से आती है? हाइड्रोजन एटम से। अब देखो कुछ हाइड्रोजन एटम हमारे यहाँ पे जुड़े हुए थे, कुछ हाइड्रोजन एटम हमारे एनर्जी दिया किसको? एडीपी को। और ये फॉर्मेशन क्या कर लिया इन्होंने? एटीपी। एटीपी वही एटीपी है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ रही थी, मतलब करेंसी ऑफ द एनर्जी, जो हमारी सेल्स जो एनर्जी समझती हैं वही एटीपी है। क्योंकि जो हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी का फॉर्म, मतलब जो हमारी सेल में जो एनर्जी का रूप समझते हैं वो किसको समझते हैं? एटीपी को समझते हैं। करेंसी ऑफ द एनर्जी से बोलते हैं। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा सेकंड प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स को आप ध्यान रखना क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का आगे होने वाला है काम। मुबारक हो, आपकी लाइट रिएक्शन हो चुकी है ख़त्म। क्या हो चुकी है? लाइट रिएक्शन। अब बोलोगे आप लाइट रिएक्शन क्या होती है? ये लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, अब देखो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारी दो फेज में होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होते हैं? हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? दो प्रोडक्ट। लाइट रिएक्शन एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है जो केवल लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का दूसरा जो फेज होता है उसमें वो होती है हमारी डार्क रिएक्शन। क्या होती है? डार्क रिएक्शन। दूसरा जो फेज होता है वो किस में होता है? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में। अब आप बोलोगे इसका, ये तो जब लाइट रिएक्शन थी तो ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही थी, अब ये डार्क रिएक्शन है तो क्या ये अंधेरे में होगी या रात को होगी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका नाम डार्क रिएक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रात को होगी। इसका मतलब ये है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट इंडिपेंडेंट मतलब इसको लाइट से कोई मतलब नहीं है कि लाइट है या नहीं है। ये अंधेरे में भी होती है, ये रात को भी होती है, और ये लाइट होती है तब भी होती है। अब देखो, अब आप बोल रहे होगे कि इसको एक बार रिवाइज करवा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो एक बार इसको रिवाइज करवाते हैं शुरू से। देखो हमारे पास क्लोरोफिल थी, एक था हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बेस, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। ये हमारी क्लोरोफिल थी। अब क्लोरोफिल जो ए थी उसे हम मेन क्लोरोफिल बोलते थे जो कि ग्रीन कलर की थी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया था एक क्लोरोफिल बी का एटम। क्लोरोफिल बी का एटम जब उस पर जो हमारे क्लोरोफिल बी का एटम था वो कहाँ था? हमारा थाइलाकॉइड में। जब उस क्लोरोफिल बी के एटम पे जब लाइट एनर्जी पड़ी, मतलब लाइट की एनर्जी पड़ी या लाइट पड़ी, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। एक्साइटेड होकर वो किस पे? हायर एनर्जी वाली सेल पर गया, और हायर एनर्जी वाली सेल से जब वो लौट कर अपनी लोअर एनर्जी वाली सेल पे आया तो उसने क्या? एनर्जी को लूज़ किया या एनर्जी को रेडिएट किया। वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई दूसरे एटम में, दूसरे एटम से वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तीसरे एटम में। बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे ज़ैंथोफिल के साथ और कैरोटीन के साथ। जब इन क्लोरोफिल बी के एटम की एनर्जी और ज़ैंथोफिल की और कैरोटीन की एनर्जी जब इकट्ठी होकर एक क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल ए मेन क्लोरोफिल थी उसके एटम के ऊपर पड़ी, तो इसका इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर भाग गया। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर भाग गया तो गया कहाँ? हमारे एक मॉलिक्यूल के पास जिसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया तो इसकी तरह
हमारे क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ये अपनी तरह के एक मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता है, वो अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता है, उस इलेक्ट्रॉन को, वो अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता है। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, इससे इलेक्ट्रॉन लगातार लूज हो रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। तो डिफिशियंसी इसमें ना हो तो हमारा क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब वाटर का क्या होता है, ब्रेक डाउन। अब ये वाटर का ब्रेक डाउन होता कहाँ है, थाइलाकॉइड में। हमारे रूट से वाटर आया हमारे क्लोरोप्लास्ट लीफ में, लीफ से कहाँ गया, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में किस पार्ट में गया, थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड में वाटर का हुआ ब्रेक डाउन और हमारे बन गए 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और 4 हमारे क्या बने थे, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जो ऑक्सीजन थी वो तो हमारी कहाँ निकल गई, बाहर। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ गए, हमारे क्लोरोफिल ए पिगमेंट के एटम के पास, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ना हो। अब देखो, अब जो थाइलाकॉइड में हाइड्रोजन के एटम थे, वो थाइलाकॉइड ने हाइड्रोजन के एटम कहाँ छोड़ दिए, स्ट्रोमा में। कहाँ छोड़ दिए, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में हमारे थे 2 एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि इनएक्टिव फॉर्म में थे। पहला था हमारा NADP, दूसरा था हमारा ADP। जो NADP था उसमें जब हाइड्रोजन मिले और जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, वो जब इसके साथ एनर्जी देने के लिए मिले तो क्या फॉर्मेशन हुआ हमारा, NADPH का, जो कि एक एक्टिव एनर्जी मॉलिक्यूल है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना हमारा, स्ट्रोमा में दूसरा हमारा इनएक्टिव फॉर्म का एनर्जी मॉलिक्यूल पाया जाता है, ADP, और उसके साथ ही एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाया जाता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं ATP का। अब आप सोच रहे हो कि ये अब पहले से क्यों नहीं मिले, क्योंकि इन्हें चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी आती है हमारे हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस में जब ये दोनों ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं ATP का, जो कि एक एक्टिव एनर्जी मॉलिक्यूल है। एक NADP और एक ADP। यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारी लाइट रिएक्शन। क्या हो जाती है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमारे प्रोडक्ट बनते हैं NADP और ATP। अब जो अगली रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज है डार्क रिएक्शन, उसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स काम आने वाले हैं। अब चलो इनको, इस क्लोरोप्लास्ट को दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि हमारी जो डार्क रिएक्शन होती है वो भी कहाँ होती है, हमारे क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। चलो अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज, इसे हम डार्क रिएक्शन बोलते थे। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कहाँ होती है, हमारे क्लोरोप्लास्ट में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट की हमारी डबल मेम्ब्रेन थी। अब देखो, जो लाइट रिएक्शन थी उसमें हमारे 2 एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहे थे। पहला था हमारा NADPH और दूसरा था हमारा ATP। पहला हमारा क्या था, NADPH, दूसरा क्या था हमारा ATP। अब हमारी डार्क रिएक्शन में एक साइकिल चलती है। क्या चलती है, साइकिल। अरे वो साइकिल नहीं चलती है जो आप रोड पे दौड़ाते हो, इसमें चलती है एक प्रोसेस। देखो, इसमें चलती है एक साइकिल जिसे हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। अब इस साइकिल में क्या होता है, इस साइकिल में जब हमारी जो स्टोमेटा से CO2 ले रहे थे प्लांट्स, स्टोमेटा से, लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, जब कार्बन डाइऑक्साइड इस केल्विन साइकिल से पास करती है तो हमारा बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6। जब CO2 जो स्टोमेटा से लिए प्लांट्स ने, जब इस साइकिल से पास होती है तो क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। अब इस साइकिल में ऐसा क्या होता है, इस साइकिल में एक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल। इस केल्विन साइकिल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, RUBP मॉलिक्यूल बोलते हैं। RUBP मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जिसमें 5 कार्बन के एटम होते हैं। क्या होते हैं, 5 कार्बन के एटम। ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब जब इसमें एक कार्बन और जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो क्या बनता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज। अब देखो,
जब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है तो ये होता है हाईली अनस्टेबल। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। तो ये 2 भागों में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब 1 2 3, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दूसरा 1 2 3 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और 3 और 3 कितने होते हैं? 6। तो ये 2 भागों में ब्रेक डाउन हो गया। अब देखो भैया अब तो कहानी बिगड़ गई, क्योंकि अगर हम इन्हें अलग अलग लेंगे तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल, हमारा ग्लूकोज बनना था वो भी बिगड़ गया। अब जब इनको आपस में जोड़ना है तो इनको कराना पड़ेगा रेड्यूस। अब फिर वही बात आ गई, जैसे हम NADPH को रेड्यूस करा रहे थे, उसमें क्या करते? हाइड्रोजन को जोड़ते थे। अब या तो रेड्यूस कराने के लिए ऑक्सीजन निकाल लो उससे, या हाइड्रोजन को जोड़ दो। तो इसमें ऑक्सीजन तो जोड़ दिख नहीं रही है मुझे, अब हाइड्रोजन जोड़ना है इसमें। अब आप बोलोगे कि ना तो इसमें ऑक्सीजन दिख रही है और ना तो हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन आएगी तो कहाँ से आएगी? अब एक बात बताओ, ये जो आपने एनर्जी मॉलिक्यूल तैयार किए हैं NADPH और ADP, ये क्या डांस करने आए हैं यहाँ पे? ठीक है, डांस करने आए हैं। इनका काम क्या है इसमें? ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आएगी? हमारी ADP से। किससे? NADPH से। ये NADPH ने क्या किया? हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस किया। क्या किया? हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस किया। अब आप बोलोगे ये तो दो भागों में डिवाइड हुआ, तो इसको तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो लो 2 ADP के मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, एक इसने दिया हाइड्रोजन, एक इसने दिया हाइड्रोजन। अब ये कंबाइन होकर क्या बन गए? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जो क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6। अब देखो, अब आप बोलोगे चलो मानते हैं इसका काम तो हो गया, अब इस ATP का काम क्या होता है? जब ये रिएक्शन हो रही होती है, जब हाइड्रोजन इससे मिल रही होती है, तो इसको चाहिए होती है एनर्जी। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। अब देखो ATP जब इसमें एनर्जी देता है तो बन जाता है हमारा ADP। क्या बन जाता है? ADP। और जब NADPH जब हाइड्रोजन को लूज करता है तो क्या बन जाता है हमारा? ADP। NADP क्या बनता है? NADP। अब एक बात बताओ, हमें ये जाने पहचाने लग रहे हैं, ये कहाँ थे? हमारे स्ट्रोमा में। ये वही मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हमने पहले क्या किया? इनएक्टिव फॉर्म में थे, इनको एक्टिव फॉर्म में बनाया, और एक्टिव फॉर्म में बना के कहाँ? यहाँ पे ला के इनको यूज़ किया। ये फिर कहाँ पहुँच गए? उसी फॉर्म में पहुँच गए, बेकारी रह गई ये। अब फिर ये कहाँ जाएंगे? स्ट्रोमा में। फिर से ये इनको हाइड्रोजन मिलेगी, इसको फॉस्फेट मिलेगा, ATP बनाएंगे, ये NADP बनाएंगे, और आएंगे इस पर, फिर लौटेंगे और फिर पहुँचेंगे वहीं पे। ऐसी प्रोसेस चलती है। इसमें क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज। अब देखो, इस ग्लूकोज को सबसे पहले तो प्लांट्स हैं वो खुद ही यूज़ करेंगे। अब भैया जब बताओ, तुम्हारे पास कोई चीज़ है, जैसे आपका खाना है, ठीक है, तो पहले तो आप खुद लोगे, उसके बाद किसी को दान करोगे। तो जब आपका खाना एक्स्ट्रा होता है तो आप क्या करते हो? उसको फ्रिज में रख देते हो, मतलब कल के लिए, खाने के लिए। लेकिन प्लांट्स के पास फ्रिज तो होता नहीं है, तो वे क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फूड को क्या करते हैं? फूड के रूप में या वेजिटेबल के रूप में क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? खाते हैं। जैसे फूड हो गया एंड वेजिटेबल हो गए, ग्रेन्स हो गए, ये क्या? एक ग्लूकोज का फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं। अब देखो, चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा एनिमल न्यूट्रिशन, हमारे एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है।